भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी भारतीय न्याय संहिता की सीरीज़ में, जहाँ पर कि हम पूरी बीएनएस को स्टडी करेंगे और आईपीसी के साथ कंपेयर करेंगे। पूरा कोर्स हम करेंगे सेक्शन वाइज कंपैरिजन के साथ, टैबुलेटेड। और आपको इसके बाद किसी भी और कोर्स की या किसी भी और कंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप बस अपना इतना काम करिए, अपनी कॉपी और पेंसिल उठा के ले आइए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे आईपीसी के चैप्टर 1 का सेक्शन 3 जो डील करता है वो है जनरल एक्सप्लेनेशन से। जनरल एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं? ये आईपीसी में सेक्शन 6, 7, 27, 32, 34, 35, 38 में थे, मतलब थोड़े से स्कैटर्ड थे। अब हमने उन सबको इकट्ठा कर दिया। पर जनरल एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हैं क्या, चलो पहले ये समझते हैं। देखो, ये पुलिस वाला इस आदमी को लेके जा रहा है पुलिस की वैन में, और यहाँ पर ये आदमी जो है इस लड़की को लेकर जा रहा है अपनी वैन में। इन दोनों में से क्या कोई क्राइम है और क्या कोई नहीं है? बिल्कुल। ये जो आदमी इस लड़की को लेके अपनी वैन में जा रहा है, ये जो है क्राइम है ना, ऑफेंस है। लेकिन ये जो पुलिस वाला ले जा रहा है, ये तो इसकी ड्यूटी है, तो ये ऑफेंस नहीं है। सिमिलरली अब यहाँ पर एक केस देखते हैं। ये 3 लोग मिलके इस एक आदमी को, बेचारे को मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर देखो, ये इसको मार रहा है और ये इसको मार रहा है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। तो क्या इनकी पनिशमेंट और इनकी पनिशमेंट सेम होगी, अलग अलग होगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इन्हीं चीज़ों के लिए आता है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन, जो आगे हमारे जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बेसिक समय बताता है, और ये आगे सब जगह वैलिड होगा, ठीक है। तो हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं? हमने कर लिया था चैप्टर 1 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अगर आपने ये वीडियोस ना देखे हो तो आप पीछे चले जाओ और इनको देख लो। और अब हम क्या करेंगे? जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो कि है सेक्शन 3। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लो, और कुछ कमेंट करो, कुछ अपनी नोटिफिकेशन बेल बजा लो, क्योंकि जब हमारे लोग पसंद करते हैं तभी आगे बनाने का हमारा मन करता है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया जनरल एक्सप्लेनेशंस क्या होते हैं। हम बिल्कुल फ़ौरन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम था प्रिलिमिनरी, सेक्शन 3, और इसका नाम क्या है? जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से हमारे पास आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं था, तो इसके जितने भी सब सेक्शंस हैं ना, वो आईपीसी के सेक्शंस थे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन जो है सेक्शन 6, वो यहाँ पर जब हम बीएनएस में आते हैं तो वो सेक्शन जो है वो क्या हो जाता है? सब सेक्शन। तो ये सारा सब सेक्शन जो है अब यहाँ पर हो गया है सब सेक्शन 3, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1। क्लियर? तो अब हम देखते हैं सबसे पहला क्या है। एवरी डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, पीनल प्रोविजन एंड इलस्ट्रेशन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस हम अभी करेंगे ये चैप्टर जब आएगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जितने भी एक्सेप्शंस जनरल एक्सेप्शंस में दिए गए हैं वो पूरे के पूरे बीएनएस एक्ट में लागू होंगे। क्लियर? तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये जो भी एक्सेप्शंस हमारे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस पूरी बीएनएस में लागू होंगे जब तक कि वहाँ पर इसको एक्सप्लेन ना किया हो या इसका कंटेक्स्ट बताया ना हो, ठीक है। बार बार हम इसे रिपीट नहीं करेंगे कि आगे बढ़े और फिर हम इसे रिपीट करें। ये अब पूरे पीनल प्रोविजन में लागू रहेगा, ओके। ये सब आईपीसी में भी सेम टू सेम था। जहाँ चेंज आएगा मैं आपको बता दूंगी। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पहला सेक्शन ये है कि एक सेक्शन जनरल एक्सेप्शंस में ये कहता है कि चाइल्ड अंडर 7 years और एज कैन नॉट कमिट ऑफेंसेस। तो जनरल एक्सेप्शन क्या बनता है इसका कि कोई भी ऐसी चीज़ जो 7 साल से छोटे बच्चे के द्वारा की जा रही है वो ऑफेंस नहीं है। ये एक्सेप्शन का रूल बन गया ना। तो अब हम जब आगे बात करेंगे कि मर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम ये मान के चलेंगे कि 7 साल से जो छोटा बच्चा है वो कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। इससे रिलेटेड चलो अब केस ले लेते हैं। ये केस तो आईपीसी का था, लेकिन ये सेक्शन सिमिलर है, आगे भी नाम बदल जाएगा बीएनएस का, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। ये केस क्या था? श्याम बहादुर कोएरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1967। यहाँ पे क्या हुआ था, 7 साल के छोटे बच्चे को एक गोल्ड की प्लेट मिली, और इसने जो है इस बच्चे ने उसे रख लिया और कलेक्टर को नहीं बताया। उसने जो है इस कलेक्टर ने इस बच्चे का प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर दिया अंडर इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, मतलब कि अगर हमें कोई भी ट्रेजर मिलता है तो हमें इसे ये गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि ये चाइल्ड बच्चा जो है 7 साल से छोटा है, डॉली कैपेक्स का केस है, थियोडर डॉक्ट्रिन है, इसलिए इसको सज़ा नहीं मिलेगी। समझ में आ गया आपको? तो हर केस में, हर सेक्शन में हमें बार बार नहीं बताना है, बस 7 साल से छोटा बच्चा कोई भी क्राइम नहीं कर सकता, आप इसे याद कर लो। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वारंट के बिना कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मर्डर कर रहा है उसको अप्रीहेंड कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। सोचो अगर ये रूल्स ना हो
तो क्या 5 साल का बच्चा अगर मेरे घर से कोई बॉल ले जाता है तो क्या मैं उस पर केस करूँगी? ऑब्वियसली ये जो छोटे बच्चे हम ये मान के चलते हैं वो इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। सिमिलरली पुलिस वाला जब ये काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसे पता है कि इसने मर्डर किया है, इसे पता है कि मेरे पास वारंट नहीं है, फिर भी गिरफ्तार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ही इज़ बाउंड बाय लॉ। ये जो है उसकी ड्यूटी बनती है। और अगर कोई ड्यूटी है तो कोई भी ऐसी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जो कि किसी भी व्यक्ति को हु इज़ बाउंड बाय लॉ। मान लो आप रोड पे जा रहे हो, कोई भी एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर कोई घायल पड़ा और आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी थी, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको हेल्प करो। आपका फ़र्ज़ है कि आपने कोई क्राइम देता है तो विटनेस बनो उसमें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो आपको बाउंड बाय लॉ है वो आपको करनी है और वो क्राइम नहीं होगी। तो अब हम आगे करते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हैं हमारे बीएनएस के, और इनको अगर हम आईपीसी से कंपेयर करें तो सेक्शन 7, 27, 32, 34, 35, 36, देखो कितने सारे सेक्शन हैं जिनको हम अब आगे करते चले जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 2 से। ये जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना ये पूरी बीएनएस में सेम रहेंगे और इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें और आईपीसी में। तो every expression which is explained in this part of any part of this संहिता is used in conformity with the explanation। मतलब हमने कोई भी वर्ड जो भी हमने संहिता में यूज़ किया है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है या डेफिनेशंस में दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी बीएनएस में कन्फर्मिटी में यूज़ होगा जब तक कि उसको कंटेक्स्ट वहाँ पर दिया ना हो। तो जो भी वर्ड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सब पूरी बीएनएस में कन्फर्मिटी के साथ यूज़ होगा, सेम मतलब रहेगा, ठीक है। फिर क्या आता है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी भी व्यक्ति के स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पास है तो हम यही मान के चलेंगे कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, इसने अपने पास हथियार रखे हुए हैं लेकिन वो सौंप किसे दिए? बी को। बी जो है उसका स्पाउस, उसकी वाइफ या हस्बैंड या फिर उसका क्लर्क या सर्वेंट कोई भी हो सकता है। अब उसने उसको दे दिया और वो घूमने चला गया। अब अगर रेड होती है तो वो एम्यूनिशन बी के पास निकलेगा, लेकिन यही माना जाएगा कि वो ए की पोजीशन में। समझ आ गया ये? तो यही माना जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसने अपने घर में कोई भी टेम्प्रेरी बंदे को एम्प्लॉय किया हुआ है तो वो क्लर्क या सर्वेंट है। बस यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर सब सेक्शन लिखा हुआ है ना, और इस सब सेक्शन में वर्ड आता है स्पाउस। पहले जो था आईपीसी उसमें स्पाउस की जगह वाइफ था। पहले ये माना जाता था कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई चीज़ रखवाई है तो ये माना जाएगा वो हस्बैंड की है। लेकिन अब हस्बैंड हो या वाइफ, उसने अगर अपना सामान, वाइफ ने भी अगर हस्बैंड के पास रखवाया हुआ है और वो वाइफ का है, तो ये इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों लायबल है। इसी से क्लियर हो जाता है कि ये जो है हमारा एक्ट ये जेंडर न्यूट्रल है। तो इसमें हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हम नहीं मान के चलेंगे। फिर आगे देखते हैं, कोई भी वर्ड जो इसमें रेफर किया गया है वो एक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड है। क्या मतलब बताया इसका? इलीगल ओमिशन। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सारे लोग मिलकर इस व्यक्ति को मार रहे हैं, तो क्या हमें इसे, या एक पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा हुआ, क्या इस पुलिस वाले को इनको मारने से रोकना चाहिए या नहीं? रोकना चाहिए ना। अगर पुलिस वाला रोकता है तो वो बनता है एक्ट, और अगर पुलिस वाला अपनी ड्यूटी होते हुए भी इस एक्ट को नहीं करता तो वो है ओमिशन। तो कोई भी ऐसा ओमिशन, हर ओमिशन नहीं, कोई भी ऐसा ओमिशन जो इलीगल है, पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना, डॉक्टर को आपको बचाना चाहिए और डॉक्टर ही आपको नहीं बचा रहा है। तो कोई भी अगर आप ऐसा इलीगल ओमिशन कोई एक्ट नहीं करते हो तो वो इलीगल ओमिशन है, जब तक कि उसके इंटेंशंस जो है वो कंटेक्स्ट में कुछ और ना हो। मान लीजिए पुलिस वाला खड़ा है लेकिन वो उस तरफ देख ही नहीं रहा, तो उसे कैसे पता? तो जब हमें कंटेक्स्ट में क्लियर होगा ये उसी केस में होगा, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, कोई भी एक्ट जो कि बहुत सारे लोग एक कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल के करते हैं, तो उस केस में हर व्यक्ति उस ऑफेंस के लिए लायबल है, हर जने को सेम पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे ये देखो, ये दोनों मिलकर जो है इस बेचारे को मार रहे हैं। अब ये मर जाता है तो ए ने भी मारा, बी ने भी मारा, बी ये नहीं कह सकता मैंने इसे 5 थप्पड़ मारे थे और ए ने 10 मारे थे तो ए को डबल सजा दे दो, नहीं, दोनों का इंटेंशन एक है। कॉमन इंटेंशन सबसे ज़रूरी है, इसको आप ध्यान में रखना। ये आईपीसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। कॉमन इंटेंशन का मतलब इन दोनों का इंटेंशन क्या है? इसको मार देना। और चाहे इसने 5 मारे हो या इसने 10 मारे हो, इन सब का अगर कॉमन इंटेंशन है तो ये सब एक सी सज़ा लेने के लिए लायबल है, ओके। अब दूसरा क्या है, और ये भी समझ लो, अगर कोई भी एक्ट सिर्फ इसीलिए क्रिमिनल है कि आपने उसे क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया, तो ऐसा हर व्यक्ति जिसको ये नॉलेज है और उसको इंटेंशन सेम था, तो ये माना जाएगा कि ये उसने अकेले ने किया और उसको अपनी हर जने को अलग अलग सज़ा मिली।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी हमने यही माना कि ये क्राइम जो है इसने अकेले ने किया है, चाहे दोनों ने, जब एक कॉमन इंटेंशन है तो इसने चाहे 10 मारे और इसने 5 मारे, हम यही मानेंगे कि दोनों ने ये काम साथ में किया है, तो दोनों को सज़ा ऐसे मिलेगी जैसे इसने भी मर्डर किया और इसने भी मर्डर किया। ओके, अब इसके लिए हम एक यहाँ पर केस देख लेते हैं, और ये केस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। यहाँ पर 2 केसेस हैं। पहला है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूराराम, ये 2002 का है, और मच्छी सिंह वर्स एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये जो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भूराराम है ना, इसमें कॉमन इंटेंशन के लिए कोर्ट ने क्या कहा है, मेयर प्रेजेंस इज नॉट सफिशिएंट। मतलब अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मान लो ये है ना, मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, तो अगर मैंने उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है मेरे को सेम पनिशमेंट मिलेगी। उस केस में हम सबको सिमिलर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो सिर्फ प्रेजेंस जो है वो अपने आप में काफ़ी नहीं है। और दूसरा ही एक केस आया था जो था मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्या आपको ये बता सकते हो किस केस में इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेथ पनिशमेंट के केस में। लेकिन हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया था कि बहुत सारे एक्यूज जब एक ही एक्शन को करते हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं, और कोई बहुत ही हीनियस क्राइम करते हैं, तो हर जने को एक ही पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि फाइनल ब्लो किसने मारा जिससे कि ये मर गया। जैसे कि ये अभी मार रहा है, इसने मार तो 10 लिए, लेकिन जो सबसे ज़ोर से लगा जिससे वो मरा वो इसने मारा, इसका जो 5वां घुसा था ये उससे मर गया। इसका ये मतलब नहीं है कि इसने मर्डर किया और इसने नहीं किया। जब सबका कॉमन इंटेंशन है तो फिर सब पनिशमेंट जो है वो सबको कॉमन मिलेगी। ओके, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार समझाया। अब हम आते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज 7। अब इसमें क्या है, कॉजिंग अटेम्प्टिंग एन इफेक्ट बाय एन एक्टर और मिशन इज द सेम ऑफेंस। इसमें क्या मतलब है कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल देख लो पहले, ए जो है जेड की डेथ चाहता है, तो इसने क्या किया, 2 एक्ट्स किए। ठीक है, 2 एक्ट्स किए। पहला ये है कि उसने जेड को खाना नहीं दिया, नो फूड, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसने उसको मारा भी, एंड में उसको मारा। तो उसने 2 एक्ट किए, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट क्या है, डेथ। तो ये जो है एक ही ऑफेंस है डेथ का, क्योंकि उसने क्या किया है, डेथ। समझ आ गया? तो यही यहाँ पर कहा गया है कि डेथ है। अब जैसे ये एक आदमी है, ये ओवर स्पीडिंग कर रहा है ना, तो ये ओवर स्पीडिंग करते हुए अगर किसी का मर्डर कर देता है तो ये जो है एक ही क्राइम माना जाएगा, उसे सिर्फ ओवर स्पीडिंग के लिए फाइन नहीं किया जाएगा। उसका क्राइम क्या है, उसका क्राइम है मर्डर, जैसे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो है आर वर्सेस मिलर। अगर आप चाहते हो तो एक बार में मैं एक केस बताती हूँ। इसने क्या किया, घर में आग लगा दी। इसको पता था आग लग सकती है, इसकी गलती से, केयरलेसनेस से, लेकिन इसने ये किसी को भी नहीं बताया कि मैं आग लग सकती है। और अगर वो बता देता तो वहीं कंट्रोल हो जाती, लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो उन्होंने, कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप जानते हुए ऐसा काम कर रहे हो, ऑमिशन कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो, तो उस केस में यू विल बी लायबल फॉर द मेजर एक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 8। सब सेक्शन 8 अब क्या कहता है ये भी समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऑफेंस जो है कई सारे एक्ट से मिलके बनता है, मतलब हमने किसी को खाना नहीं दिया, उसको मारा भी, और एंड में हमने उसको शूट कर दिया, तो कई सारे एक्ट से जब बनता है तो हम क्या तब करते हैं कि जो लोग भी उसमें इंटेंशनली कोऑपरेट करते हैं, मतलब मिलजुल के काम करते हैं उस ऑफेंस को फाइनल टच देने में, तो वो सारे के सारे, चाहे उन्होंने अगर अलग अलग किया हो चाहे साथ में किया हो, वो सब के सब सेम क्राइम के लिए लायबल है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑपरेशन। इसका इलस्ट्रेशन देते हैं। ए और बी ने जो है जेड का मर्डर करने की सोची। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उसे थोड़ा थोड़ा पॉइजन देना शुरू किया, इस ये सोच के कि जेड मर जाएगा, और फिर जेड मर गया। जब जेड मर गया तो क्योंकि ए और बी दोनों ने ये तय किया था कि हम जेड को मारेंगे, तो दोनों गिल्टी हैं, हालांकि एक्ट दोनों ने किया, दोनों ने अलग अलग पॉइजन दिया, लेकिन दोनों का एक्ट जो है सेपरेट है, लेकिन दोनों गिल्टी हैं। ओके, अब हम एक और केस पे आते हैं। ए और बी जो है दोनों जॉइंट जेलर हैं, और उनको जो है जेड का चार्ज 6 घंटों के लिए मिला। दोनों ने क्या सोचा, जेड को मारने के लिए ए और बी ने क्या किया, पहले उसे खाना नहीं दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है बाद में क्या हुआ, वो मर गया। ए के पास जो है चार्ज मान लो 6 आवर्स के लिए था, उसके बाद बी आया और दोनों ने तय किया हम दोनों मारेंगे, तो बी ने आकर भी ए को खाना नहीं दिया। तो इस केस में ए और बी दोनों मर्डर की गिल्टी है। जैसे इस केस को ले लो, पहले जो है ये मार रहा था, ठीक है, अब इसने दबा के मारा, मारने के बाद ये तो पीछे खड़ा हो गया, और उसके बाद इसने मारा, इसके मारने से अगर वो मर गया तो भी दोनों के दोनों लायबल है। अब देखते हैं, यहाँ डिफरेंट है। ए जो है जेलर है जिसके पास जेड का चार्ज है, और वो जो है डेथ एक ही चाहता है, उसका मन है, और उसने जेड को खाना देना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी पोस्टिंग हो गई और वो चला गया, तब तक जेड मरा नहीं था। अब वहाँ पर बी आया,
बी ने ए का उस बी को नहीं पता कि ये उसे मारना चाह रहा है, लेकिन बी ने खुद भी उसे मारने के चक्कर में उसे खाना देना बंद कर दिया और जेड की डेथ हो गई। अब क्योंकि ए और बी दोनों ने मिल के काम नहीं किया था, तो यहाँ पर ए क्या होगा, ए जो है सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का होगा, लेकिन बी ने मर्डर किया। अब जैसे यहाँ देख लो, ये देखो, ये दोनों लोग मिलके एक को मारेंगे, तो अगर ऐसा होगा तो दोनों को सजा मिलेगी, अगर दोनों इसे मारना ही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसने पहले इसको मारा, ए ने मान लो बी को मारा, उसके बाद वो तो चला गया, उसके बाद बाकी 3-4 लोग और आ गए और उन्होंने भी इसको मारा। तो अगर इन्होंने भी इसको मारा तो सज़ा जो है वो, अगर तीनों ने साथ में किया है तो दो सबको मिलेगी, और अगर तीनों ने साथ में नहीं किया है, इन दोनों को नहीं पता कि ये भी मार चुका और इसको ये नहीं पता कि ये दोनों भी मारेंगे, उस केस में क्या होगा, दोनों को सज़ा अलग अलग मिलेगी। आई होप इट इज़ क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर से एक बार समझ लेना। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 के 9 पर। ओके, अब ये क्या कहता है, इसमें क्या हुआ है, जो पहले सेक्शन 29A था आईपीसी ने उसको ब्रॉड किया है। कैसे किया है देखते हैं। अगर जो है बहुत सारे लोग जो हैं एक एक्ट में काम कर रहे हैं, तब भी एक्ट सेम है, तब भी हो सकता है कि वो अलग अलग ऑफेंसेस कमिट करे हों और उनको अलग अलग पनिशमेंट मिले। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये हस्बैंड जो है वाइफ को प्रवोक कर रहा है, उसके बेटी को मारने जा रहा है, और ये वाइफ जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आई और इसने हस्बैंड को मारा। अब जब ये हस्बैंड से लड़ रही थी, तभी हस्बैंड का एक दोस्त था जिसका नाम था AB, ये आया और इसने मौके का फ़ायदा उठाया और इसने जो है इसको मार दिया। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखो तो ये तो बेचारी अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रही थी, इसके पास प्रोवोकेशन था, लेकिन AB ने तो सिर्फ अपनी बदला लेने के लिए इसको मारा। तो इस केस में इन दोनों को सज़ा अलग अलग मिलेगी। भाई यहाँ पर दिया है कि A ने Z को मारा, लेकिन उसके पास एक प्रोवोकेशन था, उसने उसको बार बार फोर्स किया, और B को तो Z को मारना ही था, तो उसने क्या सोचा, A के हाथ साथ साथ चलो लगे हाथों मैं भी मार लेती हूँ। तो मर्डर तो दोनों ने किया, लेकिन B जो है उसने मर्डर किया है, लेकिन A ने हो सकता है सेल्फ डिफेंस में किया हो, या फिर हो सकता है वो कल्पेबल होमिसाइड हो। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गए होंगे, मैंने डिटेल्स में आपको ये समझाए हैं। लेकिन अगर अच्छा लगा हो, मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, और अगले में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।